पता है मॉडर्न इंडिया को पढ़ाना कोई बहुत चैलेंजिंग स्टफ नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि 150 पेज में ऑथेंटिकेट कंटेंट को कवर अप करना। जैसा आप सबको पता है कि हम इस पर्टिकुलर सीरीज में पूरी मॉडर्न इंडिया को 150 पेज में कवर अप कर रहे हैं। आधे घंटे के आसपास की वीडियो है, 15 क्लास में पूरी मॉडर्न इंडिया कवर अप हो जाएगी, राइट। बट द पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है ना, जो आपकी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो या फिर विपिन चंद्रा हो, उनमें उनका कवरेज बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। नाउ इससे ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ इंपॉर्टेंट है, राइट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअल डाटा अभी भी मिसिंग है, बिकॉज उस टाइम पीरियड में, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में चीजों को कैलकुलेट करना वाज अ वेरी चैलेंजिंग स्टफ। बट अगेन यूपीएससी इज कीन टू आस्क क्वेश्चन, कुछ कुछ जगहों पे क्वेश्चन बनाती है। आज के पर्टिकुलर क्लास में हम प्रीसाइजली पढ़ेंगे क्या ब्रिटिश का इकोनॉमिक पॉलिसी था, किस प्रकार से लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी किसने दिया और किस तरीके से कहानी आगे जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज, ये वीडियो थोड़ी देर से है बिकॉज आई वाज ऑलरेडी एंगेज्ड इन नंबर ऑफ वर्क, बट अब फ्रीक्वेंसी वीडियोस की बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप पहली बार आए इस वीडियो पे, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुपेश, आई एम फाउंडर ऑफ पावर आईएएस। और पॉलिटी की पूरी सीरीज के बाद जब हमने स्टार्ट किया मॉडर्न इंडिया का सीरीज, जिसमें हम 15 क्लास में पूरी मॉडर्न इंडिया एकदम स्क्रैच से लेकर के एडवांस तक कवर अप कर रहे हैं, जस्ट 150 पेज, एंड टुडे इज द डे 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। दिस इज ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। 1757 से लेकर के 1857 के बीच में अंग्रेजों ने इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैसे शेप किया, बिकॉज 1857 के बाद चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती है, उनको हम आगे कवर अप करेंगे। देखो क्या शेप किया। सबसे पहला है सर मर्केंटलिस्टिक फेज, एक ऐसा फेज जिस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स इंडिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर करने का, जो एकदम इनिशियल फेज था। अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो 1757 से लेकर के 1813 के बीच का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में इंडिया के रिवेन्यू को डायरेक्ट एक्सप्लॉइट किया जाता था, क्योंकि यहां से सामान को एक्सपोर्ट करते थे कहां पे, इंग्लैंड में। नाउ प्रोडक्ट्स वर एक्सपोर्टेड क्योंकि इंग्लैंड में उस प्रोडक्ट्स पे क्या किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जा सके। दैट इज द रीजन वाई यहां पे हम कहते हैं कि एक सिस्टमैटिक इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की शुरुआत होती है, एक ऐसा फेज जहां पे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। ऑल्सो मैंने आप सभी को बैटल ऑफ बक्सर पढ़ाया था, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद में मैंने आप सभी को बताया था कि देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और उस इलाहाबाद के ट्रीटी में हमने क्या पढ़ा था कि अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिल गया था। जिनको नहीं पता याद रखेंगे, दीवानी राइट्स का मतलब पता है क्या होता है, लैंड रेवेन्यू राइट्स। क्या होता है दीवानी राइट्स का मतलब, द मीनिंग ऑफ दीवानी राइट्स इज लैंड रेवेन्यू राइट्स। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स को लैंड रेवेन्यू राइट्स मिल जाता है। अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे स्टेट से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ये अधिकार किसने दे दिया, तो सर मुगल इंपायर ने दिया था, बिकॉज अंग्रेजों ने जबरदस्ती मुगल इंपायर से अधिकार लिया था, क्योंकि मुगल्स को अंग्रेजों ने बैटल ऑफ बक्सर में हराया था, जो एक कॉन्फेडरेसी बनी थी, उसमें मुगल्स को भी हराया था। तो कहीं ना कहीं इन तीन एरिया का लैंड रेवेन्यू किसके हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में। अब ब्रिटिशर्स इन सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इंडिया के इकोनॉमी को ड्रेन करने के लिए, और जितना भी वेल्थ है वो इंग्लैंड में भेजने के लिए। दैट इज हाउ इट इज क्रिएटिंग अ मेजर इंपैक्ट। ठीक है, अब देखो दूसरा मर्केंटलिस्टिक फेज, या फिर आप इसको कह सकते हो फ्री ट्रेड फेज। इस फेज में क्या होता है, सो इट बिगेन विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आपका जो चार्टर एक्ट 1813 था उससे इसकी शुरुआत होती है, एंड इट एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली, राइट। मतलब इस टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और अब इस टाइम पीरियड में पूरा इंग्लैंड भारत में आ रहा था। मैं आपको इसका एग्जांपल के साथ बताता हूं हो क्या रहा था। देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, बुक्स में बहुत रेयरली मिलता है, ठीक है। होता क्या था कि इंडिया से जब बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ते दाम पे चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेज यहां से, राइट। तो अब होगा क्या, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जो लोकल बिजनेसमैन है, जो लोकल व्यापारी है, उसको बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों लोकल व्यापारी को नुकसान हो रहा है, उसको नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि सर ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पता नहीं इंडिया से, साउथ एशिया से कहां से सामान लूट करके ला रहे हैं और बहुत सस्ते दाम पे सामान बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज करो, इंडिया से जो कॉटन लूट करके ये लोग लेके जा रहे हैं, वो कॉटन ये लोग इंग्लैंड में बेच रहे हैं, लेट सपोज करो 10 रुपए पर केजी, ठीक है। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। और जो इंग्लैंड में कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां के जो मैन्युफैक्चर है वो उस कॉटन को बेच रहे हैं 50 रुपए पर केजी। और इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, ये 10 रुपए पर केजी जो कॉटन है ये और सस्ता बिक रहा है और हाई क्वालिटी का है। इंग्लैंड का कॉटन उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं, बट वो महंगा है। अब ये इंडिया से आखिरकार में इतना सस्ता कॉटन इंग्लैंड में क्यों जा रहा है, बिकॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को डोमिनेट किया हुआ है। यहाँ पे पॉलिटिकली वो अपने आप को सुपीरियर बना चुके हैं और यहाँ से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है। इससे नुकसान हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, जो ब्रिटेन का लोकल मर्चेंट है, जो लोकल पीजेंट है, मर्चेंट व्यापारी, उसको नुकसान हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं व्यापार कैसे करूंगा जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं से लूट करके लेकर के आएगी सामान इतने सस्ते दाम पे, तो कोई मेरा सामान क्यों खरीदेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान खरीदेगा। तो जाकर के ब्रिटिशर्स के वहां के जो लोकल मर्चेंट्स थे, उन्होंने वहां पे महारानी के ऊपर प्रेशर बनाया कि आपने जो मोनोपोली दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्या दिया है, मोनोपोली। मोनोपोली बोले तो एकाधिकार,
कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ईस्ट की तरफ जाकर के व्यापार कर सकती है। ये पूरा का पूरा राइट, सोल राइट आपने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया है। इस सोल राइट को आप खत्म करिए। दिस राइट शुड बी गिवन टू अस ऑल्सो, मतलब जो लोकल ट्रेडर्स है उनके पास भी आप अधिकार दीजिए कि हम भी इंडिया की तरफ जाएं और वहां से सस्ते दाम पे सामान लेकर के और यहाँ पे बेचे, अदरवाइज हमारा मार्केट यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। बहुत ही जेन्युइन सा कॉन्सेप्ट है, पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ लो, कहीं नहीं मिलेगा ये, ठीक है, क्योंकि हम वहां पे बस फैक्ट्स रट रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई इस पर्टिकुलर सीरीज में हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट में, चार्टर एक्ट 1813 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था इसको बेसिकली अब खत्म करना शुरू कर दिया था। इनके पास में अब 2 ही 3 जगह पे मोनोपोली था, चाय का ट्रेड, चाइना के साथ ट्रेड विद टी एंड ट्रेड विद चाइना, ऐसी मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बाकी पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली हटा दिया गया था, अब मार्केट को खोल दिया गया था। अब इंग्लैंड से कोई भी मर्चेंट इंडिया आ सकता है, यहाँ व्यापार कर सकता है और यहाँ से रिसोर्स अपने देश में ले जा सकता है। यानी कि पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, अब क्या, अब कौन लूट रहा है, पूरा इंग्लैंड आकर के इंडिया को लूट रहा है। दैट इज हाउ सिस्टम इज गोइंग हियर, राइट। तो ये जो सेकंड फेज है, इस पर्टिकुलर फेज में बहुत बड़े स्केल पे लॉस हुआ है और इसको हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। मतलब इस टाइम पीरियड में इंडिया की जो इकोनॉमी थी इसको डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया, उसको तोड़ा गया है। मतलब यहाँ पे जो लोकल मर्चेंट्स हैं, ठीक है, इनके व्यापार को खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। कैसे खत्म कर दिया, जो कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम होता है, जो अच्छे प्राइस पे होता था, उनको इतना सस्ता करवा दिया, इतने कम दाम पे लेकर के जाने लग गए यहाँ से सामान कि बेचारे जो मर्चेंट्स, तो उन्होंने मर्चेंट का काम ही छोड़ दिया, बिकॉज उनको लग रहा है कि मुझे इसमें नुकसान नहीं हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स, इससे अच्छा है कि नॉर्मल है ना, कच्चा माल ही लेकर के जाए, हमसे काम क्यों करवाए, क्योंकि हमारे पे नहीं कर रहे और अगर हमें पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम अगले बार काम भी नहीं कर पाएंगे। तो जो यहाँ के इंडिया के जो लोकल मर्चेंट्स थे, उन्होंने अपना धंधा छोड़ दिया, कहीं ना कहीं इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। क्यों आया, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया से बहुत ही सस्ते दाम में सामान कहां भेजा रहा है, इंग्लैंड भेजा रहा है। ये सेकंड फेज है। अब आ जाओ, थर्ड फेज क्या है। थर्ड फेज है 1858 से लेकर के 1947, इसको हम बोलते हैं फाइनेंस कैपिटलिज्म फेज। इस फेज में क्या होता है, इंग्लैंड ने इंडिया पे डायरेक्ट रूल किया है, ब्रिटिश क्राउन महारानी ने पूर्ण रूप से भारत पर रूल किया है। और इस टाइम पीरियड में भारत में बैंक्स को बनाए गए, भारत में लोकल लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया गया। और ये लोकल लेवल पे इन्वेस्टमेंट इसलिए किया गया ताकि इससे लार्ज स्केल ब्रिटिश को फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत में रेलवे लेकर के आया गया तो इसलिए नहीं लाया गया कि इंडिया के लोगों को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में मदद करेंगे, नहीं। इंडिया में रेलवे का इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रहा है ताकि दूर दरार अगर जंगल से हमें लकड़ी तोड़ के, टिम्बर को लेकर के कोस्टल एरिया, समुद्री तट तक लेकर के जाना है, तो पहले उसमें पैसा ज्यादा लगता था, समय ज्यादा लगता था। अब हम ट्रेन का इस्तेमाल करके उसको समुद्री तट तक पहुंचाएंगे और वहां से हम शिप्स के द्वारा उसको इंग्लैंड भेज सकते हैं। So that is how they are trying to make profit and that is the reason why what they are doing, they are somehow doing investment in India। वो इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको फायदा मल्टीप्लायर इफेक्ट में हो। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत ही पुराना सा काम करने का तरीका समझना, इसको तरीका क्या है सर, वो इंडिया से ना, ठीक है, यहां से क्या करते हैं, रॉ मटेरियल अपने देश भेजते हैं। क्या करते हैं वो, यहां से रॉ मटेरियल अपने देश भेजते हैं इंग्लैंड। अब इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज है इन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है और धड़ाधड़ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स बना रही है। मतलब कॉटन जा रहा है तो कॉटन का सामान बना रही है, राइट। जो भी चीज यहां से भेज रहे हैं उसका मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बन रहा है और उसी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को वापस इंडिया में ही बेचा जा रहा है महंगे दामों पे, और इंडियंस उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स इंडिया को कैसे यूज कर रहे हैं, दो तरीके से। सबसे पहला, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, और सप्लायर कहना गलत है, चीप सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, एकदम सस्ता, सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल बेच रहा है। और दूसरा, कंज्यूमर ऑफ व्हाट, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर है। मतलब यहां से कच्चा माल भेज रहे हैं और ब्रिटेन से जो बन करके आ रहा है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को हम खरीद भी रहे हैं। दैट इज द रीजन वाई एक विशियस साइकिल में अंग्रेज पूरे के पूरे रिसोर्स को, इकोनॉमी को हमारा ड्रेन करते हुए नजर आए। दैट इज हाउ दे आर ड्रेनिंग दिस इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज इज कि 150 पेज में जो मैं मॉडर्न इंडिया कवर करा रहा हूं, राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियन टू इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, इन पूरे सीरीज का जो कंटेंट है आपको पावर मंथन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करना, please do not forget to give us some good rating because ultimately the team is working so hard for all this content। बाकी इन सभी कंटेंट के ऊपर में हम PYQ कर रहे हैं डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2,500-3 हजार बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। यूपीएससी बाय रुपेश इज द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल, मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा। उसको ज्वाइन करने पे आपको वहां पे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करोगे और देखोगे कितने % बच्चे आपसे ज्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हैं, so that you will be able to understand कि बाकियों का प्रोपोर्शन कैसा जा रहा है। इट्स अ कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव। अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्वेश्चन चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस एक चीज आपको देना, दैट इज योर कंसिस्टेंसी इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। ट्रस्ट मी, मॉडर्न इंडिया से आए हुए सारे सवाल सही करूंगा। और सिंस वी हैव अचीव्ड 10,000 सब्सक्राइबर बेस, सो आई हैव अ ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, इज दैट
कि हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया हुआ है एंशिएंट इंडिया का नॉट बियॉन्ड दिस सीरीज, दिस इज द एनबीटी सीरीज, जहां पे मैं एंशिएंट इंडिया को राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, वहां से लेकर के पोस्ट गुप्ता तक कवर कराऊंगा। सबसे ब्यूटीफुल इनिशिएटिव इसका आपको क्या दिखाई देगा, वो ये है कि हर पेज के एंड में, हर चैप्टर के एंड में आपको वन पेजर नोट मिलेगा, जिस पर्टिकुलर नोट के द्वारा पूरा का पूरा कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं एट जस्ट ₹499, राइट। सो दिस इज द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। इफ यू वांट यू कैन एनरोल बाय डाउनलोडिंग पावर मंथन एप्लीकेशन। बाकी ये अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो उसमें एप्लीकेशन नहीं आ पाएगा, ये एंड्रॉइड फोन्स में चलता है, उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वेबसाइट से भी इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। 10 क्लास में पूरा एंशिएंट कवर अप करेंगे, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि सीएपीएफ और आपके स्टेट पीएससी, सारे एग्जाम्स के लिए इफेक्टिव कोर्स होगा। बिकॉज अल्टीमेटली जितने भी यूपीएससी बैनर के एग्जाम्स उनमें एंशिएंट इंडिया से संबंधित जेन्युइन क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर में दिखाई देते हैं। और मैं आपको एक हल्का सा हिंट देता हूं, हम बस चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कि रिपीट जोन बोले तो जो ऐसे एरियाज है जहां पे एग्जामिनर हिट करता है, जैसे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कॉइनेज, पोर्ट्स, राइट, इन एरियाज को, लिटरेचर, ट्रैवलर, उनको ज्यादा कोट करना जहां पे क्वेश्चन बनते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली कम ज्वाइन, इट्स अ वेरी रीजनेबल प्राइस, it's just kept to have that number of aspirants who are joining us in this program. बाकी we'll definitely cover this initiative in a very beautiful manner. इसके बाद फिर medieval और modern को भी देखेंगे, ठीक है। चलो, let's not waste the time, let's come back to the class again. तो अभी मैं आपको बेसिकली आई वाज टीचिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सबसे पहले अंग्रेजों ने जिस पर्टिकुलर सिस्टम को स्टार्ट किया था लैंड रेवेन्यू में, इसको बोलते हैं रेवेन्यू फार्मिंग या फिर इजारदारी सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फार्मिंग या फिर इजारदारी सिस्टम। क्या है ये रेवेन्यू फार्मिंग? इस चीज को समझो। इसको स्टार्ट किया था व्रेन हेस्टिंग में। इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो इजारदारी सिस्टम था, इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि एक इंसान को ऐसे कलेक्टर अपॉइंट किया जाता था कि भैया आप जाओगे और इस एरिया से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके लेकर के आओगे। अब किसको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट करेंगे? तो जो इंसान सबसे ज्यादा बिड करेगा, सपोज करो मैं एक इंसान हूं, मैं बोलूंगा आप मुझे कलेक्टर बनाइए, मैं उस एरिया से 10 किलो अनाज लेकर के आऊंगा। सामने वाला बोलेगा नहीं आप मुझे बनाइए, मैं 50 किलो लेकर के आऊंगा। एक बोल देगा आप मुझे बनाइए, मैं 150 किलो लेकर के आऊंगा। तो अंग्रेज किसको बनाएंगे? जो बोलेगा कि मैं 150 किलो लेकर के आऊंगा, जिसने सबसे हाईएस्ट बिडिंग किया है। अब पता चैलेंज क्या है? उस एरिया में टोटल प्रोडक्शन सपोज करो अगर 180 केजी ही हो रहा है, तो 180 केजी में 150 केजी आप टैक्स के रूप में कैसे पे करोगे? मतलब अगर किसी का 180 रुपया कमाई है तो वो 150 रुपया अगर टैक्स भर देगा तो वो खाएगा क्या? फैमिली क्या चलाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना। तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के लिए तो काम नहीं कर रहा, खुद के लिए काम कर रहा है। तो इस तरीके से इतना हाई लेवल पे इन्होंने ऑक्शन कर दिया था कि इतने ज्यादा तरीके से फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया गया, उनसे रेवेन्यू जबरदस्ती छीन छीन करके अंग्रेजों को देने के लिए, ताकि ये सिस्टम आगे जाकर के चल ही नहीं पाया, कोलैप्स कर गया इजारदारी सिस्टम। तो आप देखो इसके इश्यूज में क्या है? सीवियर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफन डिफॉल्टेड डिस्पाइट हाई प्रोमिसेस। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो कलेक्टर्स है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए, राइट, लेकिन वो डिफॉल्ट कर जा रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा। अब एक सिंपल सी बात है, अगर 180 किलो अनाज प्रोड्यूस हो रहा है तो आप 150 किलो कहां से दे दोगे लैंड रेवेन्यू? आप मतलब 180 किलो में आप मैक्स टू मैक्स दे सकते हो 60 किलो, है ना। बाकी फार्मर को भी तो चाहिए, उसको कहां से मिलेगा फिर, राइट? वो कैसे फिर एग्रीकल्चर करेगा? नेपोटिज्म, गवर्नमेंट कॉस्ट, गवर्नमेंट लॉस, नेपोटिज्म और बाकी इंटरनल फैक्टर्स के कारण गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था और इस तरीके से कल्टीवेशन भी खराब होते हुए नजर आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया और एक नया सिस्टम स्टार्ट किया, इसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट, जिसका नाम है जमींदारी सिस्टम 1793 में। इसको भी इंट्रोड्यूस किया, इसको इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखो फैक्चुअल स्टफ है, यहां से क्वेश्चन बनता है। पहले मैं आपको बता दूं परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या है, कि हमने पहले ही सेटल कर लिया है कि आप परमानेंटली इस एरिया से मुझे कितना लैंड रेवेन्यू दोगे। और जमींदारी सिस्टम का मतलब क्या है? वो लैंड रेवेन्यू आप डायरेक्टली अंग्रेज को नहीं दे रहे हो, वो लैंड रेवेन्यू आप जमींदार को दे रहे हो। जमींदार आपसे पैसा लेकर के, लैंड रेवेन्यू लेकर के अंग्रेजों के पास आएगा। यानी कि इसमें इंटरमीडिएरी कौन है? जमींदार है। इसलिए इसको हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। किसने स्टार्ट किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहां पे स्टार्ट होता है? तो नॉर्दर्न इंडिया बेल्ट में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले एरिया से बेसिकली शुरू होता है, वो नजर आता हुआ दिखाई देगा। अब देखो इनके सामने प्रॉब्लम्स क्या, चैलेंजेस क्या, पहले वो देखो। सबसे पहले तो ये बोल दिया गया कि हम लैंड रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स कर रहे हैं और जमींदार को एक शेयर होल्डर बनाया गया। ऐसा बोला गया जमींदार को कि आप 10/11 शेयर अंग्रेज को दे दो और जितना प्रोड्यूस हुआ उसका 1/11 हम आपको देंगे। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? जिस हिसाब से रेवेन्यू कैलकुलेट किया गया कि इस एरिया से कितना लैंड रेवेन्यू लेना है, वो कैलकुलेशन इतना ज्यादा हाई है, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि उतना प्रोड्यूस कर सके वहां से कौन? एक किसान। अंग्रेजों ने जमींदार को शेयर होल्डर बनाया था, क्या सोच के? ये सोच के कि अगर जमींदार शेयर में काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। बिकॉज अल्टीमेट सी बात है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा
तो अंग्रेजों का भी तो फायदा होगा, तो जमींदार का भी फायदा हो रहा है, तो जमींदार को इसलिए शेयर होल्डर बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे जमींदार उल्टा काम कर रहे हैं। जमींदार को एक्चुअली में कल्टीवेशन बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि लैंड रेवेन्यू अगर ज्यादा है तो इस बेचारे किसान का हम कल्टीवेशन कैसे बढ़ाएं। अंग्रेज उल्टा काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो कल्टीवेशन बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। व्हाट दे आर मोस्ट थिंकिंग इज कि किस तरीके से हम इनकी जमीन हड़प ले, पैसा छीन ले और जाकर के अंग्रेजों को हम लैंड रेवेन्यू पे करें। इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसमें क्लॉज था, उसका नाम था सनसेट क्लॉज। क्या नाम था, सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज बोले तो अंग्रेजों ने डेट फिक्स किया था कि इतने तारीख को ये जमींदार इतना हमें लैंड रेवेन्यू ला करके देगा, जो हमें बोल करके गया है कितना वो लैंड रेवेन्यू हमें देने वाला है इस जगह से। अगर उस दिन सनसेट से पहले उसने लैंड रेवेन्यू हमें दे दिया, इट इज फाइन। अगर सूरज ढल गया, लैंड रेवेन्यू नहीं मिला, तो उस इंसान को हम जमींदार के पोजीशन से हटा देंगे और उसके जगह हम किसी और को जमींदार बना देंगे। यानी कि आपका जो जमीन पे अधिकार था, जो आप उस जमीन के मालिक है, वो खत्म हो गया, कोई और बन जाएगा। इस तरीके से अंग्रेज इस सिस्टम को चला रहे थे। इस सिस्टम में लैंड रेवेन्यू इतना हाइड कर दिया गया था ना कि जमींदार मतलब कुछ भी कर ले वो पे नहीं कर पा रहे थे। They were not able to pay that much of what land revenue. That is the reason why ये सिस्टम कहीं ना कहीं कोलैप्स कर गया। लेकिन इससे फायदा ही हो रहा था कि जमींदार एक लॉयल क्लास बन गया था। मतलब इस समझ जाओ बहुत ही लॉयल हो गए थे अंग्रेजों के। अंग्रेज को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, खुफिया चाहिए, तो जमींदार के द्वारा उनको मिल जाता था कि गांव में क्या प्लानिंग चल रहा है। राइट, तो ये कहां पे चल रहा था सिस्टम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, आंध्र और मध्य प्रदेश जैसे किसी पार्ट्स में भी किया गया है। लेकिन हाई रेंट के कारण जमींदार ने फोकस नहीं किया प्रोडक्शन के ऊपर। इन पर्टिकुलर फैक्टर के कारण कहीं ना कहीं जमींदारी सिस्टम खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो पीजेंट्स बेचारे डेट में जा रहे हैं, कर्ज में चले जा रहे हैं। फिर आपको दिखाई देगा दिस इज दी रैयतवारी सिस्टम। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस रैयतवारी। रैयत का मतलब पता है क्या, द मीनिंग ऑफ रैयत इज पीजेंट। रैयत का मतलब होता है सर पीजेंट। रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब होता है पीजेंट। अब इसको समझना, रैयतवारी सिस्टम बेसिकली क्या है। रैयतवारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको इस हिसाब से बनाया गया है कि अब हम जमींदार से लैंड रेवेन्यू नहीं लेंगे, अब हम किससे लेंगे, रैयत। अब जो पीजेंट है वो सीधा है और आकर के बताए कि देखिए भैया हमारा इतना लैंड रेवेन्यू है, वो सीधा आकर के हमें लैंड रेवेन्यू दे दे। दैट इज द रैयतवारी सिस्टम। हम रैयत से लैंड रेवेन्यू लेंगे, हमें नहीं लेना जमींदार से। जमींदार 3-5 कर रहा है, हटाओ इंटरमीडियरी को। इसी को रैयतवारी सिस्टम बोला गया। किसने स्टार्ट किया, अलेक्जेंडर रीड, सर थॉमस म्यूनरो। कहां पे शुरू किया गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया। क्या है ये, तो इट इज अ डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड कल्टीवेटर हुम वी कॉल एज रैयत। ठीक है, रैयतवारी में जो रैयत यानी कि जो पीजेंट है उनके पास में अधिकार है कि वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को लीज पे दे सकते हैं। जमींदारी सिस्टम में ये पावर किसी पीजेंट के पास नहीं था, ये पावर पूरा जमींदार के पास था। मतलब भले आपकी जमीन क्यों ना हो, आपके ऊपर जिसको जमींदार बना दिया गया वो सारी जमीन उसकी हो चुकी है, वो जैसे बोलेगा आपको उस पर काम करना पड़ेगा। देखिए उस सिस्टम में पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन बहुत हुआ था। दैट इज द रीजन व्हाई रैयतवारी सिस्टम बनाया गया, जिसमें कोई भी मिडिल मैन ना हो और ये सिस्टम कहीं ना कहीं पीजेंट्स अपने आप से हैंडल कर सके। ठीक है, साउथ इंडिया में बेसिकली चलता है, महाराष्ट्र और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में आपको आसाम, ईस्ट पंजाब, कॉर्ग, बेरार, मतलब नॉर्थ वेस्ट वाले के भी कुछ कुछ एरियाज में दिखता है, वो नजर आएगा। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको साउथ इंडिया में दिखता है। इश्यूज क्या है, इसमें इश्यू हुआ था रेवेन्यू असेसमेंट को लेकर के। जो सबऑर्डिनेट लेवल पे ऑफिसर्स थे, अब देखो अगर मैं बोलूं कि अंग्रेजों को आपको लैंड रेवेन्यू जाके सीधा पे करना है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे ब्रिटिश वॉइसरे बैठे कि हाँ जी भैया गांव वाले आओ बताओ कितना तुम लेकर के आओ, हाँ तुम बताओ तुम उस गांव से तुम कितना ले, नहीं। वहां पे एक सिस्टम बैठा है, वहां पे सबऑर्डिनेट लेवल पे कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी बैठे हैं जो आपसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और वो ऊपर भेज रहे हैं। वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट तक जाता हुआ नजर आ रहा है। अब जो सबऑर्डिनेट लेवल पे बैठे हुए लोग हैं ना, वो करप्ट है। उन्होंने असेसमेंट बहुत ज्यादा किया हुआ है। इस जगह से अगर 150 किलो का प्रोडक्शन हो रहा है तो उन्होंने पेपर में लिख दिया कि 200 किलो का प्रोडक्शन हो रहा है। अब उस साल अगर 150 किलो भी नहीं हुआ तो 200 किलो के हिसाब से आपसे टैक्स ले लेंगे। आप कहां से अपने लिए फायदा बचाओगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई पुअर सुपरविजन, ऑफिशियल्स के ऊपर में, अधिकारियों के ऊपर में सुपरविजन नहीं किया गया था, जिसके कारण मनी लेंडर्स को बहुत पावर मिल गया। मनी लेंडर्स कैसे, जो पैसे वाले होते हैं, मुनीम जी होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा उन्होंने बेचारे पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया। कैसे, अब मैं एक गरीब किसान हूं, मुझे लैंड रेवेन्यू पे करना है, मेरे पास उतना लैंड में प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, मैं क्या करूंगा, मनी लेंडर के पास जाऊंगा, कहूंगा कि मुझे आप ब्याज पे पैसा दे दो ताकि मैं लैंड रेवेन्यू पे कर दूं। अब मैं इससे ब्याज पे पैसा लेकर के लैंड रेवेन्यू पे कर रहा हूं, ये मुझे हर महीने इतना ब्याज जोड़ रहा है, उतना मेरा प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और उल्टा मैं लैंड रेवेन्यू पे करके भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ हूं। तो अल्टीमेटली क्या करूंगा, जमीन बेच दूंगा, तो मैं और गरीब हो जाऊंगा, मैं किसानी छोड़ दूंगा, सुसाइड कर लूंगा। ऐसे सिचुएशन कहीं ना कहीं पीजेंट्स के सामने आ रहे थे। लोन्स और लोन्स के साथ ये मॉर्गेजेस बहुत ज्यादा चलता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए इस सिस्टम पे भी बहुत लंबे समय तक रिलायंस नहीं दिखता है। फिर अंग्रेजों ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया, इसको बोलते हैं लोग महलवारी सिस्टम, और इसको स्टार्ट किया गया 1822 में। अब इसमें इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, इसमें आपको एक वर्ड दिखाई देगा, महल। महल वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ महल। महल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ
विलेजेस। मतलब क्या है सर, जो गांव है ना उसका एक ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ विलेजेस, उसको हम महल कहते हैं। अब इस महल वाली सिस्टम में बोला गया कि जितने भी गांव हैं, राइट, उनका जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है, उनमें उस ग्रुप ऑफ विलेज में एक इंसान होगा जो पूरे ग्रुप के बदले आकर के लैंड रेवेन्यू पे करे, ताकि आप अपने इंटरनल इश्यूज को खुद से समझ लो। फॉर एग्जांपल, मैं एक किसान हूं, मेरी तरह 10 किसान और है, किसी साल मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, किसी दूसरे किसान का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ, तो हम लोग आपस में मिलकर इसके लिए भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आपस में लैंड रेवेन्यू दे करके हम अपने मुखिया को दे देंगे, मुखिया सीधा जाकर के गवर्नमेंट को जमा कर देगा। तो इससे क्या हुआ, लोग आपस में एक दूसरे की मदद करें, थोड़ा सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। अब इस साल मेरा ज्यादा हुआ तो हो सकता है अगले साल मेरा प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ, मेरी सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं दिखी, तो किसने मेरा मदद कर दिया। मतलब इस तरीके से एक महल बना दिया गया, ग्रुप ऑफ विलेज बना दिया गया, और इस तरीके से जो आपका लैंड लॉर्ड है, लैंड लॉर्ड कह रहा हूं, जो आपका विलेज हेडमैन है, वो कहीं ना कहीं, जो उस ग्रुप ऑफ विलेज का हेडमैन है, वो कहीं ना कहीं जाकर के उस लैंड रेवेन्यू को सीधा अंग्रेजों को दे रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। फैक्ट क्या है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट किया गया, और इसको पॉपुलराइज किसने किया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, अच्छा, रेवेन्यू कलेक्टेड एट विलेज, यानी कि महल लेवल, विलेज का जो हेडमैन है वो पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो रेवेन्यू है पीरियोडिक तरीके से कहीं ना कहीं सुपरवाइज भी कर रहे हैं। इसको भी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में लगाया गया, आगरा, अवध, पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे जगहों पे इसको भी लगाया गया है। लेकिन इसके साथ भी कुछ माइनर इश्यूज है। कैसे इश्यूज है, तो बेस्ड ऑन फॉल्टी सर्वे, मतलब एक चीज को तो हमेशा याद रखना, फॉल्टी सर्वे इज समथिंग विच इज क्रिएटिंग डिवास्टेशन। आप लैंड रेवेन्यू लगाना शुरू कर दो, लेकिन सर्वे करने वाला इंसान ही फॉल्टी एजम्पशन कर रहा है, सर्वे करने वाला इंसान ही फॉल्टी सर्वे कर रहा है, तो आप कैसे काम करोगे। इट इज क्वाइट इंपॉसिबल फॉर यू टू डू वर्क ना। वही वाला सीन हो रहा है, फॉल्ट जो सर्वे करने वाले लोग हैं वही कहीं ना कहीं ठीक तरीके से सर्वे नहीं कर रहे। दैट इज द रीजन व्हाई थिंग्स आर गेटिंग कोलैप्स्ड हियर। आई थिंक इट इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू, राइट। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको आप फटाफट देख लोगे। एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया गया, दिस इज द मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज। अंग्रेजों ने कैसी कैसी पॉलिसीज बनाई है अपने देश की इकोनॉमी को लूटने के लिए। सबसे पहला, एग्रीकल्चर को क्या किया, कमर्शियलाइज किया, मतलब ऐसे प्रोडक्शन पे, ऐसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पे ज्यादा फोकस किया जिससे ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट हो। फॉर एग्जांपल, आप देखो उन्होंने इंडिगो पे ज्यादा फोकस किया, कॉटन पे ज्यादा फोकस किया। अब ऐसे क्रॉप्स के नुकसान भी है। इंडिगो का सबसे बड़ा पता है नुकसान क्या है, इंडिगो को बोलते हैं नील की खेती, और जहां पे इंडिगो का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है ना, वो जमीन इनफर्टाइल होता है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसकी उपजाऊता कम हो जाती है। तो किसान जबरदस्ती इंडिगो हर साल प्रोड्यूस करना नहीं चाहते, और इंग्लैंड के मार्केट में इंडिगो का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इंग्लैंड से जो प्लांटर्स आए हैं वो इंडियन से जबरदस्ती इंडिगो प्रोड्यूस करा रहे हैं। दैट इज द रीजन हम आगे पढ़ेंगे इंडिगो में कि किस तरीके से गांधी जी आए थे, इंडिगो सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती, इंडिगो फार्मिंग के केस में बिहार में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा चल रहा था। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, अंग्रेज जो है वो बहुत तगड़े तरीके से इंडियंस को लूट रहे हैं। ठीक है, रेलवे को स्टार्ट किया गया 1853 में लॉर्ड डलहौजी के अंदर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं बता चुका आपको, रॉ मटेरियल को पोर्ट तक भेजिए ताकि अंग्रेजों का व्यापार चल सके, प्लस अगर भारत में कहीं पे भी दंगे हो तो अपनी जो आर्मी है उसको हम फटाफट वहां पे भेज सके, ट्रूप को भेज सके, ताकि हम वहां पे जाकर के उस दंगे को खत्म कर सके। देश के लोगों का विकास नहीं करना, दैट इज व्हाट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिशर्स हियर फॉर इंट्रोड्यूसिंग रेलवे इन दिस कंट्री, राइट। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बताने की आवश्यकता नहीं है, जो भारत से प्रोड्यूस जा रहा है, जो भी सामान यहां से जा रहा है उसको सस्ते दाम पे भेज रहे हैं, क्या रॉ मटेरियल, और वहां से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को लाकर के इंडिया में क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे उसको बहुत बड़े स्केल पे बेच रहे हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी को ड्रेन कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी को तोड़ रहे हैं, और यहाँ की रॉ मटेरियल की मदद से अपने देश में जो नई नई मशीनें बैठी हैं उन मशीनों को बहुत बड़े स्केल पे ग्रो कर रहे हैं, प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पे बढ़ा रहे हैं। यानी कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और इंडिया में जो नॉर्मल काम करने वाले लोग थे, जो नॉर्मल मशीन से हाथ से कढ़ाई बुनाई करते थे, वो भी अपना काम छोड़ रहे हैं। यानी कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों कराया जा रहा था, कि यहां से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जा सके, तो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया गया है एट द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज के इंपैक्ट क्या आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है, मेंस जैसे पॉइंट से फटाफट पढ़ लोगे क्या क्या इंपैक्ट है। हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी खत्म हो रही है, आर्टिशियंस जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो जा रहे हैं, अपने आर्टिस्ट वाला काम कर रहे हैं, जो हमारे पीजेंट्स है उनकी समस्या खराब होती हुई नजर आ रही है, लैंडलॉर्ड्स बहुत ही वेल्दी क्लास बनते जा रहा है जो पीजेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये सबके सब चीज आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फटाफट मेजर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। यहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से ऐसी पर्सनालिटीज है जिन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट में इकोनॉमी को लूटने को लेकर के अलग अलग तरीके से क्रिटिसिज्म किया। उसमें सबसे पहले आपको दिखाई देंगे दादा भाई नौरोजी, बिकॉज दादा भाई नौरोजी ने जो अपनी थियोरी दी थी उसको बोलते हैं हम ड्रेन थियोरी। ड्रेन थियोरी मतलब इंडिया के इकोनॉमी को लूटा गया है, इसको एक थियोरी में कहीं ना कहीं आपकी जो दादा भाई नौरोजी उन्होंने इसको बताया है। और किस चीज में बताया, तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश
रूल इन इंडिया, जो 1901 में लिखी गई थी। अब बोलोगे सर आपने इतने बेसिक फैक्ट तक डाल दिया 1901, आप बिलीव नहीं करोगे यूपीपीएससी के एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन था कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ये छोड़ दो कि वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। अब यूपीएससी इतना फैक्चुअल नहीं पूछेगा तो पर्सनालिटी का तो नाम पूछ ही सकता है, थोड़ा तो फैक्ट पूछता ही है वो, तो दादा भाई नौरोजी के आसपास घूम सकता है। इसलिए दादा भाई नौरोजी की बहुत इंटरेस्टिंग सी बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में लिखी गई थी, जो बता रही है किस तरीके से अंग्रेजों ने इंडिया की इकोनॉमी को ड्रेन किया। नंबर 1। नंबर 2, बहुत बेसिक सा फैक्ट है कि आपकी जो दादा भाई नौरोजी, इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बस आपको यही 2 चीज जानना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बाकी सब फैक्ट दिया हुआ है कि जो 1/3 है इंडिया की रेवेन्यू, उसको हम ब्रिटेन में भेज रहे थे। मतलब अगर इंडिया में 100 रुपए जनरेट हो रहा था तो उसमें से 33 रुपया अंग्रेज अपने देश में लेके चले जा रहे थे, और जो 67 रुपया बच रहा था उस 67 रुपए से अंग्रेज अपने आप को और मजबूत कर रहे थे भारत में, इंडियंस का विकास नहीं कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे आपको आरसी दत्त दिखाई देंगे, रोमेश चंद्र दत्त, इनकी किताब है सर, ही इज ऑथर ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक हिस्ट्री एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत कम काम किया गया। आपको दुनिया भर का काम नेशनलिज्म पे दिखाई देगा, फ्रीडम मूवमेंट पे दिखाई देगा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे दिखाई देगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 पे दिखाई देगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियन पे दिखाई देगा। बट इस एरिया में कम इसलिए काम किया गया क्योंकि उस टाइम पीरियड में इकोनॉमी का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, कितना एग्जैक्टली लूटा गया, इज नॉट कन्फाइंड, इज नॉट क्लियर। ब्रिटिशर्स ने बहुत लूटा इकोनॉमी को, दैट इज द रीजन वाई जो थोड़ा मोड़ा काम किया उसी के हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ दैट इज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या हाईलाइट किया है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, हमारे देश के इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, वही वाला बात है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, वही वाला चीज है। एग्रीकल्चर कैसे डिक्लाइन हो रहा है, टैक्सेशन सिस्टम किस तरीके से ऑपरेसिव है जो इंडिया को लूट रहा है, इन्हीं चीज को बेसिकली इसमें लिखा हुआ। इनका ईयर याद करने की आवश्यकता नहीं है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किस साल लिखा गया, बट हाँ वो याद रखना थोड़ा सा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वैसे आपको एमजी रानाडे दिखाई देंगे, क्या है, महादेव गोविंद रानाडे, इनकी किताब है सर, क्या नाम है, मतलब किताब ने इंडिया को क्या डिस्क्राइब किया है, डिपेंडेंट कॉलोनियल इकोनॉमी। अगर क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ डिपेंडेंट इकोनॉमी कॉलोनियल इकोनॉमी, आप क्या बोलोगे, एमजी रानाडे। जीके गोखले, जीके गोखले कौन थे सर, ये महात्मा गांधी जी के, किसके, महात्मा गांधी जी के क्या थे, अब आप लोग मुझे बताओगे, ये आपको मैं कमेंट में डाल रहा हूँ, कुछ तो कमेंट करोगे, पता तो चले कि कौन से बच्चे हैं जो एटलीस्ट 70-80% वीडियो देख रहे हैं कंसिस्टेंट होकर के, फटाफट बताएंगे। महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को क्या मानते थे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक्सेस टैक्स लगाया इंडियंस के ऊपर में, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया, स्पेशली उस टैक्स के पैसे से। और इसलिए उन्होंने कहा कि आप मिलिट्री में एक्सपेंडिचर ना करके देश में एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करिए, उससे देश का विकास होगा। ये बात को यहाँ पे बताते हुए नजर आ रहे जीके गोखले। वैसे सुब्रमण्यम अय्यर साहब है, ये एक्चुअली में इकोनॉमिक नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। ये कहते हैं कि जो इंडिया का बैकवर्डनेस ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत में अंग्रेज आ गए, कॉलोनियलिज्म हुआ इसके कारण। अगर ये कॉलोनियलिज्म नहीं होता, हम सब एक साथ मिलकर के रहते हैं, एक राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर रहती, तो कभी हम इतने पिछड़े होते ही नहीं। हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, हमारे पास रिसोर्सेज भी अच्छे खासे थे। तो यहाँ पे बुक्स का नाम नहीं है, असली बुक्स का नाम आपको वहीं पे दिखाई देता हुआ नजर आएगा। एंड विद दिस वी एंड आउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को आज यहीं पे खत्म करते हैं, दैट इज द ब्रिटिश व्हाट इकोनॉमिक हिस्ट्री। नाउ एंडिंग ऑफ द सेशन विद द सेम फैक्ट। तो अभी आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें हम क्या करेंगे, मॉडरेट फेज को थोड़ा देखेंगे फटाफट, और उसके बाद में हम क्लासेस को वाइंड अप करेंगे। फिर हम गांधीयन नेशनलिज्म पे आएंगे, महात्मा गांधी जी के रीजनल मोमेंट, नेशनल मोमेंट, वहां से क्वेश्चन आते हैं, सभी को सीक्वेंस तरीके से कवर अप करेंगे। सो प्लीज वॉच ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ दिस सीरीज। बहुत ही छोटा, कंपाइल्ड और इफेक्टिव कंटेंट करा रहा हूँ, लिटरेचर कट डाउन करके करा रहा हूँ, आपका स्पेक्ट्रम एक तरीके से कवर अप करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट एरियाज यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, सो दैट यू हैव अ गुड सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। दिस इज फॉर टुडे। बाकी अगर कोई इसी तरीके से एंशिएंट इंडिया और डिटेल तरीके से PYQ के साथ और 1 पेजर नोट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, इट इज अ बैच फॉर ऑल ऑफ यू। इसका कोई एंड नहीं है, अगर आप ये वीडियो आज से 1 साल बाद भी देखेंगे तब भी ये बैच रेलेवेंट होगा, बिकॉज हिस्ट्री विल ऑलवेज बी हिस्ट्री। चाहे किसी एस्पिरेंट को 2005 में एग्जाम देना हो या फिर 2025 या 26 में देना हो, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। ये बैच आपके लिए उस टाइम भी रेलेवेंट है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू और कीप ऑन वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच।